आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, बहस के बीच सोशल मीडिया। इस क्रम के अंतर्गत आज का विषय है प्रेस की आजादी। प्रतिभागी हैं मीडिया विशेषज्ञ और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर अविजनेश अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि कुमार और वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापिका डॉक्टर कुमुद शर्मा। कुछ पत्रकार भी इस बहस के बीच हमारे साथ शामिल रहेंगे। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं डॉक्टर कुमुद शर्मा। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वाधीनता का पहला एहसास अपने को अभिव्यक्त कर पाने की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसी से प्रेस की आजादी का सवाल भी जुड़ा हुआ है। संपादकाचार्य अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने इसी संदर्भ में कभी कहा था कि समाचार पत्र की स्वतंत्रता का संबंध समाचार पत्र से वैसा ही है जैसा मनुष्य का अपनी जीवनी शक्ति से। जिस व्यवस्था में अखबारों को सत्य समाचार छापने और निर्भीकतापूर्वक विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां कहने के लिए अखबार हो सकते हैं, पर वे श्वसनहीन निर्जीव शरीर के समान होंगे, जिनमें अपना कोई स्पंदन नहीं होगा। उन्हें जिधर ढोया जाएगा उधर चले जाएंगे। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद हैं, जिनसे हम प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर बातचीत करेंगे। अकबर इलाहाबादी का शेर आप दोनों ने सुना होगा, जब खींचो ना कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये पंक्तियां अक्सर दोहराई जाती हैं जब हमें पत्रकार की और पत्रकारिता की शक्ति का एहसास दिलाना होता है। रवि जी, सबसे पहला सवाल आपसे करूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या ये प्रेस की आजादी का सिर्फ उत्सव है या कुछ और भी कारण है इसका? देखिए, इस दिवस को मनाने का निर्णय जो है वर्ष 1991 में जी यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर किया था। जी इससे पहले नामीबिया में विंडहॉक में हुए एक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रेस की आज़ादी को मुख्य रूप से बहुवाद और जनसंचार की आज़ादी की ज़रूरत के रूप में देखा जाना चाहिए। तब से हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं समझती हूँ रवि जी, इसके साथ ये भी बात जुड़ी हुई है कि पत्रकारिता के मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जो पत्रकार गए और उन्होंने इसके लिए अपनी जान गंवाई, उनको श्रद्धांजलि देने का दिवस भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, प्रेस की स्वतंत्रता पर बाहरी तत्वों के हमले से बचाव और प्रेस की सेवा करते हुए दिवंगत हुए संवाददाताओं को ये श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। अवनीश जी, जब हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में जब बातचीत कर रहे हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव ही बना रहे हैं, तो बार बार मेरी दृष्टि जो है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो परिदृश्य था पत्रकारिता का, उधर भी जाती है। और वो दौर था जबकि पत्रकारों को बहुत यातनाएं दी गईं और उनके समाचार पत्र जब्त कर लिए जाते थे। और यहाँ तक पयामे आज़ादी की मैं बात करूँ तो वहाँ केवल पत्रकारों को ही नहीं बल्कि किसी पाठक के हाथ में भी वो पत्र मिल जाता था तो उसको भी गोली से उड़ा देने की बात थी। तो जहाँ इतनी यातनाएं दी जाती थी, इतना प्रतिबंध लगता था, तो उस स्वाधीनता आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? पत्रकारों पर जो अत्याचार हुए उसके संदर्भ में। बड़ी साफ सी बात है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में यहाँ की जो वर्नाकुलर प्रेस थी, जो स्थानीय प्रेस थी, कोई भी स्वाधीनता सेनानी ऐसा नहीं था जो किसी न किसी पत्र पत्रिका से, लेखन से, अभिव्यक्ति से न जुड़ा हो। और शायद कोई भी ऐसा देसी भाषा में निकलने वाला, बल्कि अंग्रेजी में भी तिलक ने तो निकाला था, तो अंग्रेजी में भी ऐसे अखबार निकलते थे। और लगातार हम जानते हैं कि उस समय जो स्वाधीनता की चेतना थी, स्वाधीन होने की जो तड़प थी, वो तड़प उन अखबारों में, उन पत्र पत्रिकाओं में प्रकट होती थी। और उस अभिव्यक्ति के कारण जो सामने आता था उससे जनता में और जागृति पैदा होती थी। ये सच है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय अगर हम कल्पना करें कि अगर उस समय वो पत्र पत्रिका न होते तो शायद स्वाधीनता आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता, उतना तीव्र नहीं होता। इसलिए मैं तो बिल्कुल बिना किसी हिचक और संकोच के मानता हूँ कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में पत्र पत्रिकाओं का, पत्रकारिता का, उस समय के मीडिया का बहुत बहुत जबरदस्त योगदान है। आप किसी का भी नाम लें, तिलक लें, महात्मा गांधी लें, गणेश शंकर विद्यार्थी लें,
वो किसी न किसी पत्र पत्रिका से जुड़े हुए थे और पत्र पत्रिका के माध्यम से जन जागृति कर रहे थे। स्वाधीनता से पहले थी वो स्वतंत्र पत्रकारिता थी जो वास्तव में भारत की जनता की उस आवाज को, जो भारत की जनता की स्वाधीनता की तड़प थी, उसको अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी थी वो उस समय के पत्रकारों ने निभाई और ज़्यादा यातनाएं झेली। उस स्वतंत्रता के लोगों ने खुद यातनाएं झेली। बहुत अच्छी बात आपने कही। रवि जी, देश आज़ाद होता है और हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आते हैं, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर मैं कहूँ तो प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। तो आज़ादी के बाद के जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, वो आपकी दृष्टि में क्या प्रेस की आज़ादी की सुरक्षा कर पाए हैं या कुछ विडंबनापूर्ण स्थितियाँ रही हैं? जो संस्थानों की आपने बात करी है, निश्चित रूप से कोशिश पूरी की गई है, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ऐसा समय बीच में आया कि उनको लगा कि उन संस्थानों ने अपने उस दायित्व को पूरी तरह से निभाया नहीं। तो उन सरकारों को जब ऐसा लगा तो उन्होंने उन संस्थानों पर कुछ अंकुश लगाने की भी कोशिश की। प्रेस की आज़ादी कितनी जरूरी है, इस पर हमारे भारतीय पत्रकारों ने बातचीत भी की है और इसे अच्छी तरह से समझाया है। ऋषभ बाफना ने प्रेस की आज़ादी के संदर्भ में अपनी बात कुछ इस तरह से कही है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ बाफना है और मैं LLB का छात्र हूँ। वर्ष 1950 में रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। स्वतंत्र मीडिया विचारों की मुक्त चर्चा को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने, निर्णय लेने की अनुमति देता है और परिणाम स्वरूप समाज को सशक्त करता है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान, सूचना का और ज्ञान का आदान प्रदान, बहस और विभिन्न दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। जनता की आवाज़ होने के आधार पर स्वतंत्र मीडिया उन्हें राय व्यक्त करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र मीडिया के साथ लोग सरकार के निर्णयों पर प्रश्न करके अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसा माहौल तभी बनाया जा सकता है जब प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हो। लेकिन इन सभी पक्षों के साथ साथ कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो मीडिया के लिए एक चुनौती है, जैसे मीडिया ट्रायल, पेड न्यूज़। सहारा बनाम सेबी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अदालत स्वतंत्र ट्रायल और एक स्वतंत्र प्रेस के अधिकार के संतुलन पर निवारक राहत प्रदान कर सकती है। इसके अलावा कई बार सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि मीडिया मुद्दों को इस तरह से कवर करता है कि यह एक ट्रायल की तरह लगता है। चूँकि मीडिया इस तरह के ट्रायलों से न्यायपालिका और न्यायिक कार्यवाही की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, अतः यह न्यायपालिका के कामकाज में भी हस्तक्षेप करता है। और पेड न्यूज़ जैसी और फेक न्यूज़ सार्वजनिक धारणा को तोड़ मरोड़ सकती है एवं समाज के अंदर विभिन्न समुदायों के मध्य घृणा, हिंसा तथा असामंजस्य उत्पन्न कर सकती है। इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता की अनुपस्थिति एक समाज में सत्य की और झूठ प्रस्तुत को जन्म देती है, जो लोगों की धारणा और विचारों को प्रभावित करती है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अन्य समुदाय एवं व्यक्तिगत अधिकारों के मध्य संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह जिम्मेदारी केवल न्यायपालिका द्वारा नहीं बल्कि उन सभी लोगों द्वारा वहन की जानी चाहिए जो इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। संविधान के अनुच्छेद 19(1) को अगर हम देखें तो वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, उसी के साथ 1A जो है प्रेस की स्वाधीनता की बात करता है। लेकिन वो भी क्या है, वो शर्तों के साथ शर्तों के साथ युक्तियुक्त निर्बंधन की बात वहाँ पे आई है। इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि भारत में संविधान के जो आपने अनुच्छेद 19 की बात की है, तो भारत में संविधान के अनुच्छेद 19(1)A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन उसमें शब्द प्रेस का जिक्र नहीं है। लेकिन उपखंड 2 के अंतर्गत इस अधिकार पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अनुसार भारत की प्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के संरक्षण, न्यायालय की अवमानना, बदनामी या अपराध के लिए उकसाने जैसे मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ये तो बात आई। मैं इसमें थोड़ा सा अलग, प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी दोनों में फ़र्क है।
अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ व्यक्ति को अपने बोलने तक है, बिल्कुल। लेकिन प्रेस सिर्फ अपने बोलने तक नहीं रहता। प्रेस समाज में एक जनमत तैयार करता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति अगर झूठ बोलता है, वो आजादी सिर्फ उस तक सीमित रहती है। और हमारे यहाँ तो बहुत होता है, कोई भी खबर अगर छपती है तो कहते हैं सब ये खबर छपी हुई है। छपे हुए शब्द का महत्व कुछ और होता है। बिल्कुल। एक चीज छप गई, झूठ हुई, तो आप ये देखिए उसका कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जिस भी व्यक्ति को जितनी जिम्मेदारी मिलती है, जितनी स्वतंत्रता मिलती है, उतनी ही ज्यादा उसको जिम्मेदार भी होना चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये बात सच है कि समाज के भीतर होने वाली हर घटना को जनता के समक्ष लाने की जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व तो प्रेस पर है, होना चाहिए। प्रेस का मूलभूत उद्देश्य यही है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार ऐसे अवसर आए हैं जिसके कारण प्रेस काउंसिल बनी। उसके लिए भी नियम है, अधिनियम है कि अगर कोई मीडिया गलत बात छापता है तो उसके लिए प्रेस काउंसिल है, और प्रेस काउंसिल में उसकी शिकायत हो सकती है और उस छापने वाले व्यक्ति को, संस्था को बाकायदा क्षमा याचना करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेस की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा या उसके समानांतर उसका दायित्वपूर्ण होना भी उतना आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता की बात भी करें तो स्वतंत्रता की पहचान विवेक के साथ ही होनी चाहिए, है ना। तो ये जो अभी रवि जी बता रहे थे, भारत की अखंडता, सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा और विदेशियों के साथ हमारे जो विदेश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध, इनको भी दृष्टि में रखना चाहिए। सारे आपके न्यायालय की अवमानना हो गई, या शिष्टाचार, सदाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें युक्त निर्बंधन की बात कही गई है। लेकिन आज जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो मीडिया का परिदृश्य बदला एकदम से, और उसमें केवल जब हम प्रेस की बात करते हैं या मीडिया की बात करते हैं तो उसमें मीडिया को बहुत बड़ा व्यापक आयाम मिला है। आपके पास डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, और सोशल मीडिया में हर व्यक्ति यहाँ पत्रकार बना हुआ है। हर व्यक्ति जो है पॉप समाजशास्त्री बना हुआ है। वो कोई भी टिप्पणी कर देता है बिना सोचे समझे, बहुत त्वरित टिप्पणी होती है। तो वहाँ पर आप उसको कैसे देखते हैं, आज़ादी को, मीडिया की आज़ादी को इस संदर्भ में? तो उसको रवि जी आप कैसे देखेंगे? इसीलिए जो फटाक से लोग टिप्पणी कर देते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए कि ये टिप्पणी सही हुई या गलत हुई, तो एक वॉच डॉग जो है वो सोशल मीडिया के जो संस्थान हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर बनाया हुआ है। वो देखते हैं कि ये जो फोटोग्राफ डाला है व्यक्ति विशेष ने सोशल मीडिया पे, ये सही है या नहीं है, जो उसने बात लिखी है उसके संदर्भ में वो सही है या नहीं है। तो वो सेंसरशिप वहाँ पे चलने लगी है। अंकुश लगाइए कि इससे माहौल खराब ना हो। अब नीचे इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, मैं तो रवि जी से रवि जी जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया है उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तो वो किसी और ने खरीद भी लिया है। बहुत तरीके की शिकायतें आई हैं और बहुत ही स्वेच्छाचारी ढंग से, बिल्कुल ऑटोक्रेटिक ढंग से किसी को भी बैन करते थे, किसी को भी जो बहुत आपत्तिजनक खबरें होती थी उसके बावजूद। और इसमें भारत सरकार ने उनसे शिकायत की, न्यायालय में भी मामला गया। इसलिए सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे एक तरीके से वो स्थानीय मीडिया के रूप में भी काम करता है सोशल मीडिया। बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन उसमें आप जानते हैं कि कई बार हमने देखा कि जो अराजकता की स्थिति पैदा हुई या कहीं कोई अशांति हुई, उसमें उसी सोशल मीडिया जो बहुत महत्वपूर्ण है उसका बहुत बड़ा, मैं योगदान तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कारण रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि वो पूरी तरीके से स्वेच्छाचारी ढंग से किसी सरकार का, कम से कम भारत सरकार का तो मुझे मालूम है कि जिस तरीके का उनको होना चाहिए था वो उसका पालन नहीं करते। और इसलिए भारत सरकार ने ऑफिशियल स्टैंड जो था कि इस तरीके की नहीं चलेगी। भारत देश के विरुद्ध यदि कोई कमेंट होता है और झूठा होता है तो और भी ज़्यादातर झूठे होते हैं जी। वास्तव में भारत की छवि को खराब करने की बहुत ज़्यादा प्रयास होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। अभी भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले आई है। मैंने जब कहा था कि जिसको स्वतंत्रता मिलती है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। किसी विशेष कारणों से अगर आप झूठ परोसते हैं जनता के सामने तो एक्सपोज तो हो जाएंगे, क्योंकि सच तो सामने आएगा ही। लेकिन वो जो छोटा सा पीरियड होता है, जितनी देर में आपने झूठ
परोस दिया, वो हो सकता है उस देश की जनता के लिए, उस देश की बिल्कुल। शासन व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये एक मेरा एंगल था। अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि प्रेस जहाँ एक तरफ जनता का आईना होता है, वहीं दूसरी ओर प्रेस जनता को गुमराह करने में भी सक्षम होता है। इसलिए प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए हर देश में अपने कुछ नियम और संगठन होते हैं जो प्रेस को एक दायरे में रहकर काम करते रहने की याद दिलाते हैं। प्रेस की आज़ादी को छीनना भी देश की आज़ादी को छीनने की तरह ही होता है। चीन, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान जैसे देशों में प्रेस को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है। यहाँ की प्रेस पर सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है। इस लिहाज से हमारा जो भारतवर्ष है बहुत उनसे ठीक है। आज मीडिया के किसी भी अंग की बात कर लीजिए, हर जगह दांव-पेच का असर है। खबर से ज़्यादा आज खबर देने वाले का महत्व हो चला है। लेख से ज़्यादा लेख लिखने वाले का महत्व हो गया है। पक्षपात होना मीडिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग मीडिया से जुड़ते हैं, ज़्यादातर का उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना ना होकर अपनी धाक ही जमाना होता है। रवि जी ने जो बात कही कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो है देखने को मिल रहा है, और प्रेस की आज़ादी की बात करें तो अगर आप पक्षपात रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रेस आज़ाद है, फिर तो आप कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। तो अगर प्रेस को भी देखें आज, तो जितने मीडिया संस्थान हैं, तो मुझे लगता है सच जब सामने आता है तो विभाजित सच हमारे सामने आता है। और उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। ये भी कारण है कि आज जो है जो मीडिया संस्थान है विज्ञापन दाताओं की मर्जी पर आश्रित हैं और निजी स्वामित्व है। तो एक तरह से उनका जो है वो उनके रीडर से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बजाय कहा जाता है कि वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियां उनके हितों की रक्षा करने लगते हैं। अच्छा, जितने आपके पत्रकारिता के संस्थान हैं उनकी लड़ाई जो है कई बार उन पर आरोप भी लग रहा है कि उनकी लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण से ज्यादा उनकी लड़ाई जो विज्ञापन की मलाई है उनकी झोली में कितनी आ जाए, और उसके लिए जो टीआरपी का खेल है या सर्कुलेशन का जो खेल है वो चलता है। और सर्कुलेशन के खेल में ये होता है कि सच जो है अश्वत्थामा का सच भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो छुप जाता है, वो छुप जाता है। तो इस पे ये बताइए कि तो ऐसी स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता को कैसे बचाया जाए, कैसे जो है आपने शुरू में कहा था अवनीजेश जी की जो छपे हुए शब्द होते हैं, छपे हुए जो शब्द की सत्ता तभी थी जब वो सच होते थे, लेकिन आज पाठक को भी ये पता लग गया है कि भाई अखबार में जो छपा है वो गलत भी हो सकता है। देखिए, एक बात है कि अगर प्रेस को, मीडिया को, पत्रकारिता को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा करनी है तो उसको सच दिखाना पड़ेगा, सच बताना पड़ेगा, सच छापना पड़ेगा। आपने जो बात कही, दो तरह का नियंत्रण होता है। एक तो होता है सरकार का नियंत्रण, एक होता है आत्मनियंत्रण। बिल्कुल। इस भारत की सरकार ने खासतौर से अगर हम पिछले 5, 7, 8, 10 वर्षों में देखें तो उनका कि आत्मनियंत्रण होना जरूरी है प्रेस का, और वही उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, एनबीए है, प्रेस काउंसिल है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूं कि पत्रकारों की आज भी बहुत सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा पत्रकारिता की इज्जत बची हुई है। बहुत कम ऐसी घटनाएं और ऐसे होंगे जहां पर पत्रकारों ने या पत्रकारिता ने सच को छुपाने का प्रयास किया होगा। और फिर मैं मानता हूं कि हम कितनी भी बहस कर लें, लेकिन इस बहस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि पत्रकारिता और पत्रकार की, मीडिया की स्वाधीनता का होना बहुत 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 जरूरी है। सर्वमित्र सुरजन प्रेस की आजादी पर अपनी बात रखते हुए कहती हैं, प्रेस की आजादी किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक लोकतंत्र में आप जानते ही हैं कि असहमति की आवाज को बराबर सम्मान दिया जाता है। अगर असहमति या विरोध की आवाज को दबाया जाए तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता। लोकतंत्र में जितनी अच्छी भूमिका, जितनी जरूरी भूमिका एक सशक्त विपक्ष की होती है, वैसी ही भूमिका प्रेस की आज़ादी की भी होती है, एक मजबूत मीडिया की होती है। और मीडिया ही वो जरिया है जो लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है। सरकार की नीतियों की जानकारी, कानूनों की जानकारी, विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम मीडिया करता है और इस तरह एक संतुलन बनाए रखता है। ये जरूर है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ अब मीडिया को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने लगा है, लेकिन मेरी राय है कि मीडिया को चौथा स्तंभ न बनकर इन तीनों स्तंभों के पर एक समान निगाह रखकर और अपनी भूमिका का अलग निर्वाह करना चाहिए, तभी हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत बना रहेगा। कुमार पंकज कुछ इस तरह अपनी बात रख रहे हैं। प्रेस की आज़ादी का मुख्य रूप से यही मतलब है कि शासन की तरफ से इसमें कोई दखलंदाजी न हो। ऐसे में हम इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने को कहते हैं कि भारत में जो है
प्रेस जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको कायम रखा जाए, इसके वजूद को कायम रखा जाए। इसके लिए भी हमें जो संवैधानिक जो यानी सरकार की जो नीतियाँ बनाई गई, जो पॉलिसी बनाई गई हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसका भी पालन अनिवार्य है। क्योंकि हम अगर किसी भी गाइडलाइंस के बाहर जा कर के और हम अपनी आज़ादी की बात करें, लेकिन उस आज़ादी में कहीं न कहीं किसी को हम दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह हमारे लिए यानी प्रेस के लिए भी संवैधानिक नहीं कहा जाएगा। भारत जैसे देश में, दुनिया के और देशों में जो प्रेस की आज़ादी के हमने अलग अलग क्राइटेरिया फार्मूले देखे हैं, उसके मुकाबले भारत में हम अभी भी बहुत स्वतंत्रता के तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हाँ, हमें अपने संवैधानिक मर्यादाओं, हमें अपने संवैधानिक मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो तथ्य हैं, जो निर्धारण है, उस तरह की पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाए, तो हमारी जो प्रेस की आज़ादी का जो हमारे देश में एक बना हुआ है, प्रावधान बना हुआ, वो कायम रहेगा और जिंदा रहेगा। उसके लिए बस ध्यान इसी बात की ज़रूरत है कि हमको अपने नियम कानून और जो तौर तरीके हैं उसको ध्यान में रख करके प्रेस की आज़ादी को लेकर के और पत्रकारिता करने का जो हमारा दायित्व है, उसी तरह से इसको हम आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात कही। आज़ादी के बाद जो पत्रकारिता है वो मिशन से व्यवसाय हो गई, लेकिन व्यवसाय होने के बावजूद जो मीडिया कर्मी है उनके ऊपर भी, जो मीडिया संस्थान के मालिक हैं उनके ऊपर भी ये दबाव ज़रूर बना रहा कि हम व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवसाय कपड़ा बेचने वाले या सीमेंट बेचने वाले उस व्यवसाय से बिल्कुल भिन्न है, और इस व्यवसाय के ऊपर देश हित, जनसेवा और मनुष्य हित इससे जुड़ा हुआ है। ये नैतिक एक पैरामीटर उनका बना रहा था। लेकिन जब हम कहते हैं कि विज्ञापन की, तो विज्ञापन तो बहुत पहले से लिए जाते रहे, लेकिन मेरा जो इशारा था वो ये था कि अगर आप बाजार की कठपुतली बन जाते हैं, बाजार आपको निर्देशित करता है कि कैसी खबरें आपको देनी चाहिए, सनसनीखेज आपको खबर देनी चाहिए, वो सनसनी का तेजाब मिला करके खबर देनी चाहिए, तो उसमें फिर आपका सच जब दब जाता है, तो वो मुझे लगता है कहीं चिंता मेरे लिए होती है, या सबके लिए होगी। रवि जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो मीडिया संस्थान है उनकी इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई है और इतना ज़्यादा कंपटीशन आपस में हो गया है, हर कोई चाहने लगा है कि मेरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के साथ साथ अपना एक मीडिया संस्थान भी हो, जिसके माध्यम से मैं सरकार के और नज़दीक पहुंच सकूं, उसके साथ अपनी पैठ जो है और अच्छे से बना सकूं, और अपने जो कुछ व्यक्तिगत हित हैं उनको मैं साध सकूं। तो इसी के चलते ये सब बातें, ये सब हो रही हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन कुमार जी, एक बात मैं बिना आपके बोलूं, इसके बावजूद मैं कहूँगा कि जितने स्कैम हो वो पत्रकारों ने ही सामने लेके आए हैं, इसी युग में लेके आए हैं जिस युग में विज्ञापन और मीडिया संस्थान व्यावसायिक होते गए। इसके बावजूद तमाम जितने भी घोटाले हुए, उन सब घोटालों का पर्दाफाश करने का श्रेय पत्रकारिता और पत्रकारों को जाता है। ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। निर्भया कांड को भी अगर मैं याद करूं तो आप देखिए कि जस्टिस वर्मा कमेटी उसके बाद ही बनती है ना, तो रोल तो मीडिया का अभी भी है। अभी जब हम बात कर रहे थे तो 1912 की बात आपने कही थी रवि जी, जिसमें युक्तियुक्त निर्बंधन आपने गिनाए थे हमें जो है, तो इनके बावजूद मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे उसमें शिष्टाचार सदाचार वाला जब मुद्दा आता है तो अश्लीलता को लेकर के भी यहाँ बंधन की बात है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से मीडिया में इस तरह के निर्बंधन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, किस तरह से महिलाओं को उनके कितने अश्लील और उत्तेजक रूप जो है सामने आते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वास्तव में हम जो संविधान में युक्तियुक्त निर्बंधन की बात है उनका हम पालन कर पा रहे हैं ठीक से, मीडिया कर पा रहा है उनका पालन? मुझे एक बात तो मैं कहूँगा कि अश्लीलता की जो परिभाषा है या जो उसकी कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा है, वो धीरे धीरे समय के साथ बदलती है। शायद आज से 20 साल पहले जो बहुत ज़्यादा अश्लील था, आज शायद वो समाज में या परिवार में या कहीं भी जन सामान्य में थोड़ा बहुत उसका स्वीकार कर लिया गया। बात अभी भी मैं ये कहूँगा कि किस उद्देश्य से दिखाया जा रहा है, एक कमोडिटी के रूप में दिखाया जा रहा है या एक महिला की स्वतंत्रता के रूप में दिखाया जा रहा है, उसके आत्मनिर्भरता के रूप में दिखाया जा रहा है, भोग के उपकरण के रूप में ही मान लीजिए दिखाया जा रहा है, जो कि बार बार आरोप लगते हैं। कुमुद जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है, जो लोग ये आरोप लगाते हैं ना, उसके पक्ष में या विपक्ष में सबसे ज्यादा कि उनको कैसा दिखना है, कैसा दिखाया जाना चाहिए, वो भी सबसे पहले महिलाएं ही सामने आती हैं। वो एक जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म, आप सो कॉल्ड मैं कह रहा हूँ तथाकथित इसलिए क्योंकि वो उसके वास्तविक उसका मुझे आज तक तात्पर्य समझ में नहीं आया, क्योंकि सिर्फ महिला ही महिलाओं के सम्मान की बात कर सकती है, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ।
पुरुष भी महिला के सम्मान की बात कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी अगर महिलाओं को अधिकार देने की बात की है उस समय में, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इतना महिलाओं को अधिकार दे, वो कोई फेमिनिस्ट आंदोलन के अंग नहीं थे वो, लेकिन सबसे ज्यादा आज़ादी की बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है, और ये बात किसी को शायद बहुत अच्छी तरह मालूम भी ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो निर्बंध है ना, ये समय समय पर उनकी अवधारणा भी बदलती रहती है, उनकी अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। एक बात बड़ी साफ सी, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ तो चीजें ऐसी हैं ना कि कुछ तो उसी उद्देश्य से की जाती हैं, वो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, वो उसकी सीमा में भी आती हैं। बल्कि मुझे लगता है कि शायद पत्रकारिता जो है वो महिलाओं को लेकर के ज्यादा संवेदनशील हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद महिलाओं के खिलाफ कोई चलिए मैं शब्द यहाँ पे आपकी ये बात मान लेती हूँ और चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। वैसे कुमुद जी, मैं अवस्थी जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जी जी। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो आपने ये अभी मुद्दा उठाया अश्लीलता का, इसमें महिलाओं को भी खुद आत्ममंथन करना चाहिए जी कि वो जो प्रस्तुत करने जा रही हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। तो जो ये चलिए, जो आपको सुन रही होंगी ना हमारी महिलाएं जो हैं वो जरूर आत्ममंथन करेंगी। थोड़ा चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी बात आप दोनों ने ही कही कि स्वतंत्र प्रेस तो हो लेकिन दायित्व बोध भी हो। जी ठीक है, तो ये बताइए कि किस तरह के दायित्व बोध करे एक पत्रकार जो है इस संदर्भ में? देखिए, सबसे पहला दायित्व तो यही होता है कि जिस भी समाचार को लेकर वो आगे बढ़ रहा है उसमें एक होमवर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है रवि जी, खोजी पत्रकारिता तो आज जैसे उसका युग समाप्त सा हो रहा है। खोजी पत्रकारिता बहुत इस तरह के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण मुझे लगता है कि बहुत कम देखने में आ रहे हैं। क्यों अवनीश जी? अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो स्टिंग होते हैं, वो खोजी पत्रकारिता का एक रूप है। डिफरेंट उसका एंगल है जी। शायद प्रेस मीडिया में, प्रिंट मीडिया में अभी खोजी पत्रकारिता की गुंजाइश, उसका एक कारण भी है। अगर हम देखेंगे कि जब से ये चैनल्स आए हैं, न्यूज़ समाचार चैनल आए हैं, तो उसमें दिन भर में या रात को जो व्यक्ति सारी खबरें देख लेता है, उसका जो प्रिंट मीडिया में जो खबर आती है उसमें उसका विश्लेषण, इनसाइड स्टोरी उसका वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो खबर तो उस तक पहुंच चुकी होती है जो सुबह अखबार पढ़ने वाला पाठक है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि मुझे इस बात को ध्यान रखना होगा, प्रेस की आज़ादी के दिन हमें याद रखना चाहिए पेड न्यूज। अभी मैं इससे और शब्द जोड़ देती हूँ, पेड न्यूज, फेक न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज, इन तीनों का जो है तालमेल चल रहा है, और इस तालमेल में जो है प्रेस की आजादी एक चुनौती बन गई है। इस पर आप बोले थोड़ा। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज की जो दौड़ है ना, उसमें आपने सच को परखा नहीं, फटाक से उस दौड़ में आपने दिखा दिया। वो 2 मिनट में कई बार वो ब्रेकिंग न्यूज जो है ना वो फेड आउट भी हो जाती है। फेड आउट भी हो जाती है। बात तो यहाँ पर वही आ जाती है टीआरपी की। तो वो नहीं, लेकिन पेड न्यूज का तो मतलब ये होता है कि आप न्यूज की शक्ल में आप विज्ञापन दे रहे हैं। आपने वो न्यूज छापने के लिए पैसे दिए, अखबार ने वो आपसे पैसा लिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकायदा इस बात की प्रामाणिकता है कि लोगों ने पैसे देकर के कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इतना हम आपको स्पेस देंगे अपने अखबार में और इतना पैसा होगा। उसका बाकायदा एक रिपोर्ट भी आई है, राम बहादुर राय जी की एक किताब भी है पेड न्यूज पर। तो इसीलिए मैंने इस बात को कहा था कि हम प्रेस की आज़ादी के सबसे बड़े पक्षधर हैं। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल पूछने से हम कैसे बच सकते हैं कि वही जो सबसे बड़ी आज़ादी की हमारी रक्षा करता है, आज़ादी की बात करता है और अपनी आज़ादी के लिए एक वातावरण तैयार करता है, अगर उसी के बीच में से कुछ लोग, मैं मानता हूं कि लोग कहेंगे कि हर व्यवसाय में, हर ऐसे किसी भी जगह पर कुछ गलत लोग होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये अनुपात किस रूप में बढ़ता या कम होता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ करके प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए तो ये बुनियादी शर्त है, लेकिन बिना दायित्व बोध के प्रेस की स्वतंत्रता अराजक भी हो सकती है। ये सोच हमें मान करके चलनी चाहिए और आत्मसजग होकर के दायित्व बोध के साथ प्रेस की स्वतंत्रता का हमें समर्थन करना चाहिए। आप सब स्टूडियो में आए, इतनी सुंदर बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहस के बीच सोशल मीडिया वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम की इस नई श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप प्रेस की आजादी विषय पर ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे मीडिया विशेषज्ञ और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर अविजनेश अवस्थी,
वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि कुमार और वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापिका डॉक्टर कुमुद शर्मा। कुछ पत्रकार भी इस बहस के बीच शामिल थे। परिचर्चा का संचालन किया डॉक्टर कुमुद शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।